नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने बात करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी जो बुक है अपनी, उसके अंदर लेक्चर नंबर 63वां लेक्चर अपने उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अपने बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में है। देखिएगा, अपने बात कर रहे थे फिरोमोन्स की, अपना जो टॉपिक चल रहा था फिरोमोन्स। तो फिरोमोन्स की कुछ विशेषताएं आपको बता दी थी। फिरोमोन्स जो है उनको पहले एक्टो हार्मोन नाम दिया गया था। उसके बाद में कार्लसन एंड ब्यूटेनॉन ने क्या किया कि जब इसकी खोज की तो इसको फिरोमोन शब्द का उपयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। कार्लसन एंड ब्यूटेनॉन ने, आपको कल बताया था मैंने। अब एक शब्द आया था सेमियोकेमिकल्स। सेमियोकेमिकल्स का मैंने अर्थ बताया था आपको कि सेमियो का अर्थ होता है संकेत, और केमिकल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन। संकेत उत्पन्न करने वाले रसायन या सिग्नल उत्पन्न करने वाले रसायन, यानी ऐसे रसायन जो कि कोई भी दो जंतुओं के बीच में किसी भी प्रकार का संचार उत्पन्न करते हैं, चाहे तो वो जनन के लिए हो, चाहे वो युग्मक निर्माण के लिए हो, चाहे भोजन प्राप्ति के लिए हो, वो सारे के सारे रसायन क्या कहलाते हैं, सेमियो केमिकल्स कहलाते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं सेमियो केमिकल्स। सबसे पहला नाम है फिरोमोन। टाइप्स ऑफ सेमियो केमिकल्स, टाइप्स ऑफ सबसे पहला कौन सा है, फिरोमोन। अब फिरोमोन्स के लिए आपको बताया था कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक ही जाति के सदस्यों के बीच में संकेत का आदान प्रदान करते हैं या संकेत उत्पन्न करते हैं या संकेतों का संचरण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिरोमोन्स कहलाते हैं। जो अपने बात कर चुके हैं, एक ही जाति के सदस्यों के बीच संकेत उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, संकेत उत्पन्न करते हैं। ऐसे सेमियो केमिकल क्या कहलाते हैं, फिरोमोन कहलाते हैं। दूसरे हैं एलोमोन्स। एलोमोन्स आपको बताया था कि दो भिन्न जातियों के बीच में क्या करते हैं, संकेतों का संचरण करते हैं। दो भिन्न जातियों के बीच में संकेतों का संचरण करते हैं। संकेतों का संचरण उत्पन्न कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलोमोन्स। यानी फिरोमोन्स एक ही जाति के सदस्यों के बीच में संकेत उत्पन्न करते हैं, और एलोमोन्स क्या, दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में क्या करते हैं, संचरण उत्पन्न करते हैं। दो भिन्न जातियों के बीच में आपको पता ही है कि जैसे भोजन के लिए हो सकता है, आवास के लिए हो सकता है। दो भिन्न जातियों के बीच में कभी जनन नहीं होता, इसलिए जनन को कभी भी, जनन का संकेत ही जो एलोमोन्स ही उत्पन्न नहीं करते। या कोई भी यूँ कह सकते हैं शिकार करने के लिए ये क्या हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। तीसरे हैं अपने कैरोमोन्स। कैरोमोन्स जो हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं में ग्रहण करने पर सहायक क्रियाओं को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। ऐसे रसायन जो कि जंतुओं के द्वारा ग्रहण करने पर उनमें सहायक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, क्या कहलाते हैं, कैरियोमोन्स कहलाते हैं। सहायक क्रियाएं मतलब जनरल जो कह सकते हैं, जैसे क्षेत्र निर्धारण, जैसे अपने कह सकते हैं जंतुओं के अंदर क्षेत्र निर्धारण के लिए मल या मूत्र का त्याग किया जाता है, तो उसके साथ फिरोमोन छोड़ दिए जाते हैं, जिसके द्वारा उस
फिरोमोन को उसी जाति का सदस्य सूंघ करके पता लगाता है कि यहाँ पर पहले से कोई नर या मादा मौजूद है, जो उस क्षेत्र को छोड़ करके दूर चला जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करवाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? कैरियोमोन्स कहलाते हैं। अगले हैं ट्रमोन्स। ट्रमोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ऐसे रसायन जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं। यानी कि हम बात करें जैसे गैमेटोजेनेसिस आप जानते हैं युग्मजन जिसको कहा जाता है, तो ये जब भी एक जंतु के द्वारा छोड़े जाते हैं तो दूसरे जंतु जैसे नर के द्वारा अगर छोड़े जाएंगे ट्रमोन्स, तो क्या होगा कि मादा के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। यदि मादा के द्वारा ट्रमोन्स का स्त्राव होगा तो नर के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे रसायन जिसके प्रभाव से नर में गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस और मादा के अंदर oogenesis की क्रिया प्रेरित हो जाती है, उनको क्या कहा जाता है? ट्रमोन्स कहा जाता है। और 5वें सेमी केमिकल्स कौन से होते हैं? गैमोन्स। अब ये ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे रसायन जो कि युग्मकों को एक दूसरे की ओर निकट लाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैमोन्स कहलाते हैं। अब देखिएगा कि इसमें क्या है कि जो जंतु बाह्य निषेचन करते हैं उन जंतुओं में क्या होता है? शुक्राणु और जो अंडाणु हैं उन दोनों को जल के अंदर त्याग दिया जाता है। अब देखिएगा होता क्या है कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु जल में त्याग दिए जाते हैं, नर के द्वारा शुक्राणु मादा के द्वारा अंडाणु का जल में छोड़ा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसी जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये घटना जो हो रही है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये माना जाता है कि अंडाणु के द्वारा कुछ ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ये रसायन ऐसे स्रावित होते हैं जिनको गैमोन्स कहा जाता है। वो गैमोन्स जाति विशेष होते हैं, उसी जाति का शुक्राणु उन गैमोन्स को ग्रहण करके उसी जाति के अंडे की ओर आकर्षित होता है, जिससे निषेचन जैसी घटना संपन्न होती है। तो ये सारे क्या है? सेमी केमिकल्स, चाहे फिरोमोन हो, चाहे एलोमोन हो, चाहे कैरियोमोन हो, चाहे ट्रमोन्स हो, चाहे गैमोन्स हो, ये सारे क्या कहलाते हैं? सेमियो केमिकल। और सेमियो केमिकल है मतलब रसायन है जो कि एक जाति के सदस्यों के बीच में, चाहे दो भिन्न जाति के सदस्यों के बीच में, चाहे जनन के लिए, चाहे अन्य सहाय के लिए जैसे भोजन प्राप्त करने के लिए, चाहे क्षेत्र निर्धारण करने के लिए, चाहे अपना शिकार करने के लिए या शिकार से दूर भागने के लिए, उन सारी घटनाओं को संपन्न जो कराते हैं केमिकल्स, उनको क्या कहा जाता है? सेमी केमिकल्स, जिनको हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिरोमोन्स। कैरेक्टर्स ऑफ फिरोमोन्स, क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक चलेगा वो फिरोमोन पे चलेगा, क्योंकि अपने फिरोमोन्स के बारे में जानकारियाँ जुटानी है या जानकारियाँ पढ़नी है तो अपने सबसे पहला जो अपना कैरेक्टर है, हेडिंग है, वो है कैरेक्टर्स ऑफ मोन्स। कैरेक्टर्स ऑफ फिरोमोन्स या फिरोमोन्स के लक्षण। फिरोमोन्स के लक्षण, पहली बात इनका
आणविक भार कम होता है। ये प्रोटीन तथा वसीय अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। प्रोटीन तथा वसीय अम्लों के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। कौन? फिरोमोन्स। सबसे पहली बात तो इनका आणविक भार क्या होता है? कम होता है। और दूसरी बात, इनका जो निर्माण होता है वह प्रोटीन और वसीय अम्लों से बने होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और लगभग इनकी प्रकृति हार्मोन्स के समान ही होती है। अब आणविक भार कम होने से फायदा क्या है कि आसानी से वाष्पशील या विस्तृत हो सकते हैं जल के अंदर और वायु के अंदर, इसलिए इनका आणविक भार क्या है? कम होता है। और जीवों के द्वारा छोड़े जाने वाले या बाहर स्रावित होने वाले कौन से पदार्थ है? ये कार्बनिक पदार्थ है, जो कि प्रोटीन और वसीय अम्लों के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, ये वाष्पशील होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, और इस कारण वातावरण में आसानी से क्या है? विस्तृत हो सकते हैं। अधिकांशतः फिरोमोन वाष्पशील होते हैं जिससे ये आसानी से वातावरण में विस्तृत हो सकते हैं। ये इनकी दूसरी विशेषता है। वाष्पशील यानी वोलेटाइल होते हैं, और वाष्पशील होने से क्या आसानी से क्या है? वायु और जल के अंदर क्या होते हैं? विस्तृत हो जाते हैं। और जैसे हम बात करें कि जलीय जंतु जो जितने भी होते हैं, जलीय जंतुओं के अंदर जल जो है वो इनका माध्यम होता है, जबकि वायवीय जो जंतु हैं उनके अंदर क्या? वायु इसका क्या होता है? विसरण करने का क्या होता है? माध्यम होता है। जलीय जंतुओं में ये जल द्वारा विस्तृत होते हैं। जबकि स्थलीय जंतुओं में ये वायु द्वारा विस्तृत होते हैं, वायु द्वारा क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। तो वाष्पशील होते हैं, और दूसरा क्या? विसरण की इनमें क्षमता पाई जाती है। और वाष्पशील और विसरण होने के कारण क्या हो सकते हैं? ये आसानी से एक दूसरे जंतु तक पहुंच पाते हैं। इसलिए जलीय जंतुओं में जल द्वारा, और वायु जंतुओं में किसके द्वारा? वायु द्वारा होते हैं। अब अगली जो विशेषता होती है कि स्थलीय जंतुओं में फिरोमोन का संचरण अधिकतर रात्रि में होता है। स्थलीय जंतुओं में मोन्स का विसरण अधिकतर रात्रि में होता है। और वायु द्वारा कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं, तो ये स्थलीय जंतुओं की मोस्टली विशेषता है कि अधिकतर कब होता है? इसमें रात्रि में होता है, और वायु उनको फिर क्या है? कई किलोमीटर तक क्या है? फैल जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो रात्रि के समय क्या होता है
कि एक तो जंतु जो होते हैं इनको किसी प्रकार का परभक्षियों से खतरा नहीं होता है, तो वो आसानी से अपने आवासीय क्षेत्रों से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है कि रात्रि के समय जैसे ये कह सकते हैं कि कोई प्रकार की बाधा नहीं होती है इनको उत्सर्जित करने में। और रात्रि के समय यूँ कह सकते हैं कि वायु के अंदर जो यूँ कह सकते हैं कि दिन में प्रदूषण की अधिकता होती है, रात्रि में प्रदूषण वगैरह कम होता है, तो इसलिए इनको फिरोमोन्स को वायु के साथ मिश्रित होने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए अधिकांशतः रात्रि के अंदर करते हैं और कई किलोमीटर तक के ये फैल जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन लैंगिक आकर्षण का कार्य करते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स लैंगिक आकर्षण का कार्य करते हैं। यानी कि जिनमें कार्बन की संख्या अधिक होती है, और कार्बन की संख्या अधिक होती है उन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि ये जो फिरोमोन्स हैं ये किसका कार्य करते हैं, जैसे बॉम्बिकोल है, गाइप्लूरे है, ये क्या है, इनके अंदर कार्बन जो है वो इनकी जो श्रृंखला हम बनाएंगे आगे, तो इन श्रृंखला में कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है। कार्बन की संख्या अधिक होने के कारण लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी, तो जिसके कारण ये क्या है, लैंगिक आकर्षण का कार्य करते हैं। जैसे कीटों के अंदर बॉम्बिकोल है, गाइप्लूरे है, ये दोनों कीटों के अंदर क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो कि नर को मादा की और मादा को नर की ओर आकर्षित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें लैंगिक जो छोटी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन हैं वो खतरे के संकेतक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स खतरे के संकेतक का कार्य करते हैं। संकेतक का कार्य करते हैं कौन, छोटी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन, जिनमें कार्बन की संख्या क्या होती है, छोटी होती है, वो किसके रूप में कार्य करते हैं, खतरे का संकेत उत्पन्न करते हैं। और इसमें जो हम बात करें कि ये जो फिरोमोन्स होते हैं ये जैसे इसके अंदर आपने बात की ऑक्सीडोनिकोइक अम्ल है, वो किसके रूप में कार्य करता है, खतरे का संकेत उत्पन्न करता है। तो ये जो है विशेषता, लंबी कार्बन श्रृंखला है तो लैंगिक आकर्षण होगा, यदि छोटी कार्बन श्रृंखला है तो किसका कार्य करेगा, खतरे का संकेत का कार्य करता है। और ये भी है कि विशेषता अगली इसकी भिन्न भिन्न जाति की जो मादाएं होती हैं, जाति की मादाएं भिन्न भिन्न समय पर फिरोमोन का स्राव करती है, भिन्न भिन्न समय पर फिरोमोन का स्राव करती है। इनको निश्चित समय नहीं होता है और कोई ये भी नहीं कि एक जाति के सारे सदस्य एक साथ फिरोमोन का स्राव करे, ऐसा भी इसमें नहीं होता है। तो जो मादाएं होती है वो भिन्न भिन्न समय पर इनका स्राव करती है। तो ये लक्षण जो हैं किसके, सारे फिरोमोन्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे फिरोमोन्स की यदि हम बात करें तो मैं एक आउटलाइन आपको देता हूँ, आपके लिए नया टॉपिक है। फिरोमोन्स एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि एक ही जाति के सदस्यों के बीच में यूँ कह सकते हैं उनके बीच में संकेत का कार्य करते हैं, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है या उनमें समाकलन उत्पन्न होता है। इनको सबसे पहले एक्टो हार्मोन नाम दिया गया था। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि ये जो फिरोमोन्स होते हैं ये किसी भी जंतु के द्वारा शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं, जिसके कारण ये
विसरण द्वारा, चाहे जल में हो चाहे वायु में, विसरण द्वारा अपनी जाति के दूसरे सदस्य तक पहुंचते हैं। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि फेरोमोन्स हमेशा एक ही जाति के सदस्यों के बीच में संकेत का कार्य करते हैं और फेरोमोन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। और कीटों के अंदर और स्तनधारियों के अंदर इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कीटों के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं उनके अंदर फेरोमोन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्तनधारियों के अंदर भी क्षेत्र निर्धारण है, जननी क्रियाएं हैं, लैंगिक आकर्षण है, उन सब के लिए भी फेरोमोन का होना क्या है, आवश्यक है। उसके अलावा फेरोमोन्स को पहले एक्टो हार्मोन नाम दिया गया था, उसके बाद में कार्लसन और ब्यूटेनॉन ने क्या किया था, इसको फेरोमोन नाम दिया था। और फेरोमोन एक प्रकार का सेमियोकेमिकल है। सेमियोकेमिकल क्यों है, क्योंकि ये एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच में संकेत के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसको सेमियोकेमिकल कहा गया है। और ये फेरोमोन्स के मुख्य 5-6 लक्षण हैं। आणविक भार कम होता है, प्रोटीन और वशीय अम्लों के क्या होते हैं, बने होते हैं। अधिकांशतः फेरोमोन्स वाष्पशील होते हैं, जिससे आसानी से वातावरण में क्या हो सकते हैं, विस्तृत हो सकते हैं। जलीय जंतुओं में जल के द्वारा, जबकि स्थलीय जंतुओं में वायु द्वारा विस्तृत होते हैं। स्थलीय जंतुओं में फेरोमोन्स का विसरण जो है अधिकतर रात्रि में उत्तर वायु द्वारा कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं। और इसके लिए हमें बात करेंगे भी, जॉन हेनरी फेबर का एक प्रयोग था, उन्होंने कीटों के ऊपर ये प्रयोग किया था, जो अपने आगे डिस्कस करेंगे विद डायग्रामेटिकली। उसके बाद लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो फेरोमोन्स होते हैं वो लैंगिक आकर्षण का कार्य करते हैं, नर को मादा की तरफ और मादा को नर की तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि जननी क्रिया को संपन्न किया जा सके। छोटी कार्बन श्रृंखला वाले फेरोमोन्स खतरे का संकेत के रूप में कार्य करते हैं, ताकि वो अपनी जाति के अन्य सदस्यों को अलर्ट कर देते हैं। तो अलर्ट होने के बाद में वो परभक्षी से आसानी से बच सकते हैं। तो खतरे का संकेत देने के लिए छोटी कार्बन श्रृंखला वाले फेरोमोन जिम्मेदार होते हैं। और भिन्न भिन्न जाति की मादाएं भिन्न भिन्न समय पर क्या करती है, फेरोमोन्स का स्राव करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हैं अपने फेरोमोन्स के जो लक्षण हैं ये आज अपने देखें, कल अपने फेरोमोन्स के जो प्रकार हैं वो देखेंगे। थैंक यू।